हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। हम एक नई सीरीज लाए हैं अनलर्निंग पाठशाला में, जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड की जितने भी टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, वो सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, सॉलिड स्टेट, हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड ही हम सारी चीजें यहाँ पे आज पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट जैसा कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड के जो भी मैटर वगैरह जो भी एनसीईआरटी का होता है वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। साथ साथ आपको आखिरी में एक सीबीएसई के पीवाईक्यूज भी आपको देंगे, जिससे कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए कि सीबीएसई बोर्ड में लिखना कैसे है। मैटर सारा हमारा रहेगा। लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। बाकी लेक्चर को कैसे पढ़ना है उसके लिए आपको हमारे इस अनलर्निंग पाठशाला में लगातार अपडेट्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लगातार यहाँ पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो हम वीडियो भी एक तरीके से आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और साथ साथ लेक्चर नोट्स भी दे रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो लेक्चर नोट्स भी पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो भी देख सकते हैं जैसा आपको सही लगे। ठीक है, जो आपको वीडियो में बताया जा रहा है वही चीज लेक्चर नोट्स में है, बहुत अच्छे तरीके से है, रिफाइंड नोट्स हैं। आपको एक एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ जाए, हमारा बस यही मकसद है। तो हमारा सारे दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स, सबसे यही है कि आज हमारा पूरा मेन एम सीबीएसई बोर्ड से है। तो हम ज़्यादा हाई फाई लेवल नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी का लेवल ही पढ़ाएंगे। सब बच्चों को बता दें ताकि वो भी निश्चिंत रहे। तो एक तरीके से हम समरी बता देंगे थोड़े से वक्त में। तो आप हमारे साथ लगे रहिए अनलर्निंग पाठशाला में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नहीं किया है तो अभी कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाइए जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि कौन सा वीडियो आने वाला है। हाँ तो बच्चों, चालू करते हैं सॉलिड स्टेट बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। जैसा कि आप जानते हैं, मैटर की तीन स्टेट जनरली होती है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसमें लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट आप थोड़ा बहुत इसमें पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में। ये सॉलिड स्टेट आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर की। तो ऑब्वियस ही बात है, हम जितनी भी सब्सटेंसेस इसमें ले रहे हैं सबकी सॉलिड स्टेट होगी, तभी तो पूरे चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है। एक्चुअली मैटर की जो तीन स्टेट्स हैं वो डिपेंड करती है आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में। एक तो कौन सी स्टेट डोमिनेंट होगी किसी भी मैटर की, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कैसा है, तगड़ा है, वीक है, बीच का है, क्या है। दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी ये बताती है कि थर्मल एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो दो पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, दूर ज्यादा होंगे। तो थर्मल एनर्जी क्या करती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बढ़ाती है। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, कम होता है। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी पूरे मैटर की स्टेट डिफाइंड होती है। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। किसके बारे में बात हो रही है अभी, हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा पास पास में होते हैं। इसके पास पास होने के कारण इसकी तीन प्रॉपर्टीज पता चलती है। क्या, कि सॉलिड स्टेट की एक डेफिनेट मास होता है और शेप होती है, एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट मास होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या पता चलती है आपको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल काफी ज्यादा पास पास में होते हैं, इसलिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस
इसमें क्या होता है, शॉर्ट, मतलब दो मॉलिक्यूल के दो न्यूक्लियस के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी ज्यादा होते हैं। तीसरी बात ये कि एटम्स या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ऑसिलेट एट देयर फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन में ही आपके ये ऑसिलेट होते रहते हैं। कौन, मॉलिक्यूल्स, मतलब ज्यादा दूर दूर नहीं जाते, ऐसे ही ऑसिलेट होते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से, इस चीज की वजह से जो सॉलिड है वो आपकी क्या चीज शो करता है, रिजिडिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी। इन इस बड़ी सी चीज के कारण ये दो प्रॉपर्टी को शो करता है, एक तो रिजिडिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो दो प्रॉपर्टी शो करता है, रिजिडिटी मतलब मजबूती, इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब इसको और ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, बहुत कम दबाते हैं। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर लगाओगे इसमें थोड़ा सा तो इसके जो वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा वो काफी ज्यादा कम पड़ेगा, इसलिए इसको इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस भी बोला जाता है। हालांकि थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है लिक्विड, और गैस तो बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो कि आप पहले से ही जानते थे 7th क्लास में, मैंने उसका रिवीजन के तौर पे आपको ये चीज बता दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं सॉलिड की। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ये तो आपको पता चल गया, एक रफ फिगर कि आपके सॉलिड होते क्या है, सॉलिड होते क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, पहला, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस बहुत तरीके से हो सकता है, जिसकी वजह से टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मिल सकते हैं। तो उन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में नेचर ऑफ इंटरेक्शन से अपन की क्या प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो सकती है, इसके बारे में देखेंगे कि सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी में अफेक्ट हो सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में नेचर ऑफ इंटरेक्शन किसी टाइप का है। तो ज्यादा है तो क्या प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी, कम है तो क्या प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी, होगा तो कौन से टाइप का इंटरेक्शन होगा, किन से टाइप की बॉन्डिंग होगी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में, उससे कैसे प्रॉपर्टीज अफेक्ट होगी, उस सब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ imperfection in solid और addition of impurity on property of solid। इसको काट दीजिए, इनसॉलिड चाहिए कि अगर कोई भी इम्परफेक्शन आ गए सॉलिड स्टेट में, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया, हमें पता नहीं है कि वो डिफेक्ट क्या आया, वो अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कि अगर मान लो कुछ डिफेक्ट आ जाता है किसी सॉलिड में, या अपन कोई इंप्योरिटी डाल देते हैं किसी सॉलिड में, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तीन चीजें अपन सॉलिड स्टेट में अपन देखेंगे एक एक करके। तो ज्यादा जल्दी ना रखें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, बस इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दो टाइप के सॉलिड होते हैं आपके, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं जिनकी एक डेफिनेट शेप होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बने हुए होते हैं जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है। और एमोर्फस सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिसमें जिनकी इर्रेगुलर शेप होती है, मतलब कुछ भी शेप होती है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, कुछ शेप डिफाइंड नहीं है। और इसमें एक ही शेप होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। कैसे होती है ये आपको एग्जांपल के थ्रू अभी समझाया जाएगा। दूसरा, इसमें जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल is of long range order। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? रेगुलर सॉरी रिपीटिशन ऑफ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल। और इसमें जो अरेंजमेंट होता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल is of short range order। अब ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब जैसे मान लो आप कोई पैटर्न है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का कोई एक पैटर्न है और वो रेगुलर पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी देर तक फॉलो करे फिर उसके बाद कुछ अलग अरेंजमेंट हो जाए, तो वो इस तरीके का अरेंजमेंट कहाँ पे पॉसिबल होता है? एमोर्फस सॉलिड में। एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें एक अरेंजमेंट फिक्स है कि ये 5 बॉल फिर 6 बॉल फिर ये 5 बॉल ये 6 बॉल, ये इस तरीके से अरेंजमेंट फिक्स है। और आपको ये दिख रहा होगा, व्यवस्थित दिख रहा होगा, इसमें पार्टिकल बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से है। तो रेगुलर पैटर्न, क्या ये रिपीट हो रहे हैं 5 फिर 6 फिर 5 फिर 6? क्या इसमें हेक्सागन बन रहा है बार बार? ये देखो, अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो इसमें हेक्सागन बन रहा है और यही हेक्सागन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, यही हेक्सागन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या इसी तरीके का रिपीटिशन, इसी तरीके के अरेंजमेंट का रिपीटिशन क्या यहाँ पे हो रहा है? इसमें तो कोई अरेंजमेंट फिक्स ही नहीं है, रैंडम बॉल्स कहीं भी पड़ी हुई है। इसका मतलब इसमें अरेंजमेंट जो होगा वो एक लिमिट तक रिपीट होगा, उसके बाद रिपीट नहीं होगा। इसलिए इसमें बोलते हैं कि जो रिपीटिशन होता है वो ज्यादा टाइम तक चलता है, ज्यादा वक्त तक चलता है, इसलिए इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोल दिया। इसमें जो अरेंजमेंट होता है इज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसमें शॉर्ट रेंज बोला। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ अरेंजमेंट को समझाने के लिए मैंने ये इस तरीके के एग्जाम्पल लिया है। बाकी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डेफिनेट शेप का होता है, जैसे कि आपको नमक है, नमक का एक एक दाना आपको सेम लगता है। वही आप गुड़िया के बाल में से एक बाल उठा लो, आपने हाथ से निकाला तो अलग टाइप का फील होगा, दाने बहुत अलग अलग टाइप के दिखेंगे आपको। तो इसमें इरेगुलर शेप होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। लेकिन अगर आप इसमें पूरे नमक को एक मुट्ठी में उठा लो तो आप एक एक दाना आपको सेम लगता है। इसका मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डेफिनेट शेप के होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा ये दोनों आपको डिफरेंस। अच्छा, ये इस चीज का इरेगुलर शेप से कोई लेना देना नहीं है, अरेंजमेंट को समझाने के लिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताया है पार्टिकल्स का।
नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। चलिए, नेक्स्ट डिफरेंस है आपका, इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका एक क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्या होता है, सॉफ्टन अंडर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका कोई फिक्स नहीं है कि किस टेम्परेचर पे ये सॉलिड पिघलेगा, मतलब इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है या एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। तीसरा डिफरेंस होता है एनआइसोट्रोपी का। ये एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है और ये आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब आप लोगों के अंदर सवाल उठ रहा होगा, ये एनआइसोट्रोपिक इन नेचर क्या होता है। एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी शो डिफरेंट वैल्यूज इन different values in different direction। अलग अलग डायरेक्शन में जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी की क्या होती है, अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई प्लेन लिया, एक लाइन ली ए बी। अगर आप इस लाइन को गौर से देखो तो इस लाइन में चार की चार पार्टिकल्स जो हैं वो ब्लू वाले हैं, ठीक है। और अगर वही सी डी ले लो आप इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो आप अरेंजमेंट देखो कैसा आ रहा है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू फिर रेड। इसका मतलब अरेंजमेंट बदल गया, इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में इस टाइप का रेगुलर अरेंजमेंट या रिपीटिशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वैल्यू का जो चेंज आएगा वो काफी कम आएगा। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होगी वो तकरीबन सेम रहेगी, अलग अलग डायरेक्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जांपल आपको बता भी रखा है। अगर अपन किसी क्रिस्टल कैल्साइट लें, क्रिस्टल कैल्साइट मतलब ZnO, एक आपने आयनिक सॉलिड लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उससे अपन ने लाइट पास करी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करा, उसकी रेंज क्या आ रही है 1.4 से 1.6, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में नापी तो आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी ज्यादा चेंज आ रहा है। इसका मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है अगर अपन इससे पास कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आ रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, तभी तो इतनी बड़ी रेंज मिल रही है। अब यही लाइट अगर अपन ने एमॉर्फस ग्लास से पास करी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज कितना कम आया, इतना आया कम। इसका मतलब तकरीबन सारी डायरेक्शन में इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम है, तभी तो रेंज क्या आई है आपकी, छोटी रेंज आई है। आया सबको समझ में। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, कई बच्चों के अंदर ये सवाल उठता होगा कि सर अलग अलग डायरेक्शन में तो अलग अलग अरेंजमेंट है, तो सर इसकी वैल्यूज तो सब जगह क्या आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, अगर आप ये बोल रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक नोट पॉइंट भी बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो हम क्या करते हैं कि सबकी वैल्यूज की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। हम जब एवरेज वैल्यू देखेंगे तो देखेंगे कि वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के लगभग आसपास आ रही है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रैंडम होता है तो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं मेजरमेंट से। तो उसी के लिए नोट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ड्यू टू द रैंडम अरेंजमेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल वुड बी डिफरेंट अलोंग ईच एक्सिस, जो कि आप सही सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो तो हेंस एन एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज टेकन। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सब में अलग अलग तो आएगी, लेकिन वो वेरी काफी कम करेगी। और हम इन तीनों चीजों का क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में निकाल के उन सब का एवरेज लेंगे, और एवरेज जब निकालेंगे तो सारी वैल्यूज के आसपास आएगा ही आएगा। इस तरीके की नेचर जो होती है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब डिफरेंट की जगह सेम आएगा। सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भी है ये पूरा स्टेटमेंट सही, शोज सेम वैल्यू
इन डिफरेंट डायरेक्शन। बस डिफरेंट की जगह क्या आ जाएगा, सेम वैल्यूज। तो ये आ गया आपका डिफरेंस। अगले डिफरेंस पे चलते हैं अपन। अच्छा, 4 डिफरेंस हो चुके हैं, सॉरी 3 और ये 4। पांचवा डिफरेंस देखते हैं अपन क्या आएगा। पांचवा डिफरेंस होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी का। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी शार्पन एज्ड टूल से अगर इस सॉलिड को काटते हो तो आपकी जो ये सरफेस है ये आपको क्या मिलती है, प्लेन और स्मूथ। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर इसको शार्प एज टूल से, किसी नाइफ से या किसी भी शार्प एज टूल से काटा जाए तो इसकी जो सरफेस प्रोड्यूस होती है तोड़ने पे, तो वो प्लेन और स्मूथ मिलती है। इस तरीके की प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी। ठीक है। ऐसी एमोर्फस सॉलिड में अगर हमने तोड़ने की कोशिश की शार्प एज नाइफ से, तो जो आपको पीसेस मिलेंगे उससे जो आपकी सरफेस बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, इर्रेगुलर। मतलब कोई फिक्स, इरेगुलर मतलब एक तरीके से रफ। इरेगुलर नहीं, रफ इज अ गुड टर्म फॉर दैट। मतलब इसमें खुरदरी सरफेस मिलेगी अगर आप इसको किसी शार्प एज नाइफ से तोड़ोगे तो। ये होता है आपका पांचवा डिफरेंस। बेटा पॉइंट वाइज अगर आप डिफरेंस को याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से आप याद रखोगे। आप भूलोगे नहीं कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कि हमने कितने डिफरेंस बता दिए। अच्छा, इस सबके लेक्चर नोट्स आपको दे रखे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो इसकी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप इसको डिक्टेट कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल में। बस आपको हमारे चैनल के साथ लगे रहना पड़ेगा, इसके लिए बस एक ही शर्त है। छठी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके ट्रू सॉलिड होते हैं। मतलब सॉलिड की प्रॉपर जो प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एमोर्फस सॉलिड थोड़े से अलग होते हैं ट्रू सॉलिड से। क्यों? इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब इनकी एक फ्लो करने की टेंडेंसी होती है सूडो। इनकी ऐसा क्यों है, इसको ऐसा क्यों बोला, टेंडेंसी टू फ्लो स्लोली। मतलब इसका क्या है, मतलब ये थोड़े से फ्लूइडिटी इन नेचर होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, फ्लूइडिटी इन नेचर होते हैं। मतलब इनकी फ्लो करने की एक टेंडेंसी होती है। हालांकि जो फ्लो करने वाली जो वेलोसिटी है या फ्लो करने की जो स्पीड है वो काफी कम होती है। क्योंकि फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसका मतलब इनको लिक्विड भी बोला जा सकता है। और क्योंकि ये सॉलिड की प्योर प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं सॉलिड आपके फ्लूइड्स नहीं होते हैं। फ्लूइड्स सिर्फ दो ही होते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं, सिर्फ दो ही होते हैं, या तो लिक्विड या फिर गैस। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने बता रखा है। ये जो ग्लास पेन्स होती हैं वो फ्लो करके नीचे सेडिमेंटेशन हो जाता है उनका। ये ओल्ड बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा या चर्चेस में देखा होगा। मैंने ये जो आपको एग्जाम्पल लिया है ये मैंने किसी ओल्ड बिल्डिंग का जो विंडो पेन के जो ग्लासेस होते हैं उसका एग्जाम्पल लिया है, जिससे कि आपको एक विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाए। तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हो, इसमें जो ग्लास है वो थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो बॉटम पोर्शन होता है ग्लास का, किसका, ऑफ ग्लास, ऑफ विंडो पेन ऑफ बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग is thicker than टॉप पोर्शन। टॉप पोर्शन के मुकाबले बॉटम पोर्शन जो होता है इस ग्लास का वो थोड़ा सा मोटा होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ग्लास की फ्लो करने की टेंडेंसी होगी वो नीचे की तरफ आएगा। मैं इसको मार्कर से बता भी देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। जो ग्लास करने की फ्लो करने की टेंडेंसी होगी वो नीचे की तरफ आएगी, जिसकी वजह से बॉटम पार्ट क्या हो जाएगा, थिकर हो जाता है। इसलिए जो ओल्ड चर्चेस, अगर आप उनको उनकी विंडोज को ऑब्जर्व करो
जिसमें रंग बिरंगे चर्चेस के ग्लास होते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करना पास में जाके, आपने देखना कि वो थोड़े से मोटे होते हैं, क्योंकि चर्चेस में जो विंडो पेन यूज हो रखी है वो पुरानी वाली है, जो ग्लास है वो पुराना मटेरियल का है। हालांकि आजकल ग्लास ऐसे आने लग गए हैं जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी काफी कम होने लग गई है। तो ये आपको नॉर्मल ग्लास में, जो आप अपने यूनी के घर पे आप अपने विंडो पेन को ऑब्जर्व करने लग गए, सर ये तो मोटा दिख नहीं रहा मुझे, तो आजकल ऐसे ग्लास आने बंद हो गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग लिखा है और एनसीईआरटी में भी ओल्ड बिल्डिंग लिख रखा है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के काफी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं, एक एक करके हर एक सॉलिड को अपन इसमें बताएंगे। पहला टाइप ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड या फिर एटॉमिक सॉलिड भी बोल सकते हैं जिनको, ठीक है। कुछ जगह मॉलिक्यूलर सॉलिड इस्तेमाल करेंगे, कुछ जगह आपको नाम से ही लग रहा होगा, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। नाम से ही लग रहा है, जैसा नाम वैसा भेस, ठीक है, ऐसा सोचो। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कुछ कुछ केसेस में एटम्स भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस केस में आपको मिलेंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी तीन तरीके के सॉलिड अपन देखेंगे, एक होते हैं नॉन पोलर, एक होते हैं पोलर, और एक होते हैं, एक मिनट, मेरे को स्पेस भी देनी है एक्चुअली, तो आप भी स्पेस दीजिएगा। हालांकि अभी एक साथ ही लिख देना आप मेरे साथ साथ। एक होते हैं पोलर और एक होते हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, नॉन पोलर सॉलिड की एग्जांपल जैसे कि CCl4H2, आर्गन, नोबल गैस। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल जैसे कि H2 और आर्गन और CCl4, ठीक है। मतलब इसमें जो चार्ज का डिस्पर्शन है वो काफी कम होता है, जिसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होते हैं, इक्वल टू 0। तो ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है जिसमें 0, जैसे कि CCl4H2 आर्गन, ठीक है। इसमें कैसे होता है, कुछ इसमें मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होते हैं H2 और फिर इसमें H2। अच्छा, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, लंदन फोर्सेस, या आप जिसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल प्रोड्यूस इसमें होता है, तो ये लंदन फोर्सेस होते हैं, या इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं कुछ बुक्स में, वंडरवॉल फोर्सेस। इसमें टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसमें चार्ज का डिस्पर्जन भी होगा और डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन होगा, जैसे कि आपने HCl ले लिया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl माइनस Cl की ज्यादा होती है, तो इसमें डेल माइनस और इसके ऊपर डेल प्लस। मतलब डेल्टा का मतलब क्या होता है कि चार्ज डेंसिटी, माइनस चार्ज डेंसिटी Cl में ज्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी H में ज्यादा होती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इस डिस्पर्जन की वजह से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस डाइपोल प्रोड्यूस होने की वजह से क्या करेगा, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए इसका टाइप ऑफ बॉन्डिंग इसमें कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये किस तरीके के उसमें मॉलिक्यूल्स में होगी, जिनमें डाइपोल मूवमेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। फॉर एग्जांपल आपका HCl, SO2, जिसमें डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एटम्स लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूलर सॉलिड में इस तरीके के। अब जैसे आर्गन ले लो आप, इसमें एक आर्गन दूसरे आर्गन से क्या है,
वनड्रॉली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? एटम। इसलिए इससे बनने वाला जो सॉलिड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एटॉमिक सॉलिड। तो कुछ बुक्स में आपको एटॉमिक सॉलिड भी बताया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप। तो वो कुछ स्पेशल केसेस में होता है, जैसे कुछ नोबल गैस जिनका कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आर्गन। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ हम एक ही एग्जांपल लेंगे, पानी। पानी भी नहीं, सॉरी, H2O, आइस, मतलब बर्फ। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी, नाम में लिख रखा है टाइप ऑफ सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पानी का आइस केज लाइक स्ट्रक्चर, जो आइस होता है उसमें आइस केज लाइक स्ट्रक्चर होता है पानी का। एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल को डाइपोल डाइपोल से अपने को अट्रैक्ट करता है। सॉरी, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस। तो ये O और ये H को क्या होगा? इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आप इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हो। तो सॉलिड स्टेट। ठीक है। अच्छा, इन सब की फिजिकल नेचर के बारे में अब आपको बता दिया जाए। ठीक है, ये आपके सॉफ्ट होते हैं, ये आपका सॉफ्ट होता है, और ये आपका हार्ड होता है, और ये क्या होते हैं? ब्रिटल इन नेचर। बर्फ को आप तोड़ सकते हो अपने पीसेस में, बिल्कुल तोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपके इंसुलेटर। ठीक है, ये भी आपका इंसुलेटर, ये भी आपका इंसुलेटर। मेल्टिंग पॉइंट इसका लो, लो, और इसका हाई, थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी ज्यादा तगड़ी होती है। दूसरा जो आपका टाइप का सॉलिड होगा वो होगा आयनिक सॉलिड। नाम से लग रहा है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे। तो जैसे अब आपका Na है, Na प्लस, और यही आपका Cl माइनस है। ठीक है, इसके बीच में क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। फिर ऐसी Cl माइनस किससे अट्रैक्ट होगा? Na प्लस से। फिर यही Na प्लस किससे अट्रैक्ट होगा? Cl माइनस से। और ये रिपीटिशन आपका होता रहता है इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयन। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? आयनिक बॉन्डिंग। इसके एग्जाम्पल CaCl, NaCl, कैल्साइट, ZnO। ठीक है, ये भी आपके क्या होते हैं? हार्ड और ब्रिटल। अच्छा, ये इंसुलेटर होंगे, ध्यान रखना, किस केस में? सॉलिड स्टेट की केस में। और यही चीज कंडक्टर बन जाते हैं। ये बस वाले कंडक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब? सवाल उठता है कब? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर कब होते हैं? एक तो लिक्विड स्टेट में अपनी, जैसे अगर NaCl को पिघला दिया जाए, जिसको अपन मॉल्टन स्टेट भी बोलते हैं, और या फिर एक्वस स्टेट में। इन दो स्टेट में, एक्वस स्टेट में मतलब NaCl को अगर आपने पानी में डाल दिया तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन। अब यही NaCl नमक जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकता, या अगर उसको गुड कंडक्टर बनाना है तो या तो उसको पूरा पिघला दो, मॉल्टन मॉल्टन स्टेट में ले जाओ, या फिर उसकी एक्वस स्टेट में ले जाओ। मॉल्टन स्टेट में लाने से ये होता है कि वो Na प्लस और Cl माइनस दूर दूर हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है उसके बीच में। अच्छा, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? फेयरली हाई। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के सॉलिड में चलते हैं अपन, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में आपको नाम से लग गया होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं?
positive metal ion with C of delocalized इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होगी? मेटेलिक बॉन्डिंग। अब इस बॉन्डिंग को समझते हैं कि ये मेटेलिक बॉन्डिंग होती कैसे है। जैसे मैंने आपका कोई सिस्टम लिया, मैंने सोडियम का एक क्रिस्टल लिया, तो इस सोडियम के क्रिस्टल, अब सोडियम की एक फिक्स है कि वो अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो क्या होता है कि ये Na+ बन जाएगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, अब ऐसी पास वाले Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ठीक है, अब ऐसी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो इससे क्या होता है, हर एक उसमें एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा और साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी घूमते रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन? C ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किससे अट्रैक्ट होगा? पास वाले Na+ से। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले Na+ से, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग। इस अब ये मेटेलिक बॉन्डिंग किसके बीच में? अच्छा, ये Na+ और Na+ एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? क्योंकि बीच में यहाँ पे कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कम लगेगा। तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? इन पॉजिटिव आयन और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस तरीके की बॉन्डिंग को अपन क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से सॉलिड आ जाएंगे? जो भी आप धातु का सॉलिड स्टेट लोगे, जैसे कि आप आयरन ले लिया आपने, Zn ले लिया, सोडियम ले लिया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? मेटेलिक सॉलिड में काउंट होते हैं। अच्छा, ये हार्ड तो होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब ये होता है कि अगर इस पे आप हैमर मारोगे तो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेलिएबल इन नेचर क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लोड दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये Na+ खिसक जाएंगे। आप जैसे मान लीजिए लोड देते हो आप, इसमें Na+ नीचे खिसक जाएगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन से रहेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस Na+ को और ज्यादा नीचे नहीं जाने देगा। इसका मतलब इसमें जो सॉलिड है वो ढंग से टूटेगा नहीं, वो सिर्फ डिफॉर्म होगा। वो सिर्फ क्या होगा? डिफॉर्म। इसलिए आपने स्टील इंडस्ट्री या लोहे की इंडस्ट्री में देखा होगा कि जब आप किसी लोहे को हथौड़े से मारते हो, हैमर से मारते हो, तो ये चपटा हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। इसका मतलब ब्रिटल इन नेचर नहीं होता है, मेलिबल इन नेचर होता है। मतलब उस चीज को सह लेगा, फैल जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। हाँ, अगर जरूरत से ज्यादा प्रेशर दोगे तो वो टूट जाएगा। और यही चीज वायर्स में अगर कन्वर्ट किया जा सकता है मेटल को, इस तरह की प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? डक्टाइल। अच्छा, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। अब सवाल उठता है कि ये कंडक्शन होता कैसे? बहुत सिंपल है, आप बैटरी लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से आपने ये मेटल ले लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो रेंडमाइजेशन है वो एक डायरेक्शन में हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एक डायरेक्शन में। इस तरीके से कंडक्टिविटी को शो करते हैं। क्यों? अब सवाल उठता है क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां से वापस से इधर इस इलेक्ट्रॉन पे आ गए, इसका मतलब कंडक्शन हो गया। अच्छा, इसमें कंडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अच्छा, ये जो था पहले वाला, इसमें कंडक्शन जो होता है लिक्विड स्टेट में, वो किसकी वजह से होता है? कंडक्शन थ्रू आयंस। मतलब आयंस का मूवमेंट होता है। जैसे आपने NaCl लिक्विड स्टेट ली, तो इसमें Na+ का और Cl- का मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से आपको कंडक्टिविटी में डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा। सेम यही चीज डिफ्लेक्शन में प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन हो रहा है। उस
बैटरी से जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि मेटल में क्या लगेगा, आपको करंट लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं आपके कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, इसमें आपका डायमंड आ गया, ठीक है, ALN आ गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, और एक एग्जाम्पल और ग्रेफाइट। कार्बन का ही एलोट्रोप डायमंड के साथ साथ इसमें ये भी कार्बन से ही बना हुआ होता है। ठीक है, फर्क बस इतना सा है कि ये अकेला ग्रेफाइट ऐसा है कोवेलेंट सॉलिड जिसकी कंडक्टिविटी हाई है और जो सॉफ्ट इन नेचर है। अच्छा, एग्जाम्पल में इधर आएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इसमें बॉन्डिंग क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सॉफ्ट इन नेचर होता है। कौन, सिर्फ ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहा हूँ बस मैं, बाकी सब के लिए ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। डायमंड हार्ड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हार्ड होता है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर। वो क्यों होता है वो भी आपको पता लग जाएगा। और डायमंड हार्ड क्यों होता है वो भी अभी आपको पता लग जाएगा। कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, होते ही नहीं है, इंसुलेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, मतलब क्या होते हैं, इंसुलेटर। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई एमपी होता है। आप कोई सा भी कोवेलेंट सॉलिड ले लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है। अब देखते हैं कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग डायमंड में कैसी होती है। डायमंड में कुछ इस तरीके से होता है कि एक कार्बन है, वो 4 कार्बन से क्या होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो एवरी कार्बन एटम इज singly covalently bonded to 4 adjacent carbon, and this repetition goes on। कहां तक रिपीटिशन होगा कोई डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इसमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से 4 का कोवेलेंटली कार्बन एटम से क्या होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। आई बात समझ में, जिसकी वजह से इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि हर एक कार्बन एटम आपका कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है बाकी सबसे, जिसकी वजह से बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। नेचर, एक तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से और डायरेक्शनल होने की वजह से ये काफी ज्यादा डायमंड क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल। हार्ड और ब्रिटल मतलब काफी ज्यादा भारी होता है एक तो। ठीक है, भारी नहीं बोलेंगे, हार्ड बोलेंगे। मतलब इसकी सरफेस में इतनी जल्दी क्रैक नहीं आते हैं। और ब्रिटल नहीं बोलेंगे आप, ब्रिटल तो बहुत गंदा शब्द हो जाएगा डायमंड के लिए, उसका अस्तित्व ही खो जाएगा अगर अपन ब्रिटल बोल देते हैं तो डायमंड हार्ड इन नेचर होता है। अब ब्रिटल भी बोल सकते हो आप, तोड़ तो सकते ही हैं पीसेस में, तो ब्रिटल इन नेचर तो होगा ही होगा। तो हार्ड ब्रिटल इन नेचर होता है। इसको अपन स्पेस वगैरह में भी यूज करते हैं और ज्वेलरी में अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, स्पेस में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कुछ इस तरीके से होता है, एक कार्बन एटम इसको अगर ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन एटम को आप ध्यान से देखो, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ रेड पेन से। आप अगर इस कार्बन एटम को ध्यान से देखो
तो ये 3 कार्बन एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है, बाकी दूसरा जो होता है वो इससे, या इस कार्बन को देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है, इस कार्बन को देख लेते हैं क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अब। जैसे इस कार्बन को आप देखो तो ये असल में 3 कार्बन एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड है। एक ये इसी लेयर का ये वाला भी यहाँ पे एक एटम होता है कोवेलेंटली बॉन्डेड। तो 3 एटम से तो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, लेकिन चौथे वाले से लूजली बॉन्डेड होता है। जैसे ये वाला इससे लूजली बॉन्डेड है। क्या है बेटा? लूजली बॉन्डेड। अगर लूजली बॉन्डेड है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी ज्यादा क्या है? फ्री। अगर वो फ्री है जिसकी वजह से आपकी जो ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? हाई। इस इलेक्ट्रॉन को अपन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इस लूजली बॉन्डेड शीट की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अपन लूजली बॉन्डेड होगा, इसका मतलब फ्री होगा, फ्री इन नेचर होगा अगर कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई। दूसरी बात ये कि इन दो लेयर के बीच में ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये होती है आपकी फर्स्ट लेयर और ये होती है आपकी सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में जो ये बॉन्ड है, हल्का हल्का बॉन्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं? वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या होता है? वीक। इसलिए बोला जाता है कि इसकी एक लेयर, वन लेयर स्लाइड ओवर अनदर। ठीक है, इसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है। इसीलिए आपकी जो ग्रेफाइट होता है वो ल्यूब्रिकेंट इन नेचर होता है। इसको एज अ ल्यूब्रिकेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। ल्यूब्रिकेंट का काम क्या है? स्मूथ करना, किसी भी चीज की फ्लो को क्या करना? स्मूथ करना। इसलिए ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट के तौर पे यूज किया जाता है। अच्छा, इसका पेंसिल में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी देखा होगा जब आप ड्राइंग करते हो तो पेंसिल की मार्किंग कभी खत्म नहीं होती है। हाँ, वो अलग बात है अगर आप पेंसिल की लेड पूरी खत्म हो जाए फिर तो मार्किंग आएगी ही नहीं। आपने कभी देखा है कि आप कभी कुछ लिख रहे हो किसी पेंसिल से और मार्किंग एकदम से बीच में बंद हो गई? ऐसा पेन में हो सकता है क्योंकि इंक खत्म हो जाती है या सूख जाती है, इस तरीके का फर्क पड़ जाता है। लेकिन इस तरह की चीज पेंसिल में नहीं होती है, इसलिए अपन स्पेस में भी अगर इसका इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड होती रहती है तो मार्किंग खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वन लेयर स्लाइड ओवर अनदर। ग्रेफाइट कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई होती है। बाकी कोवलेंटली बॉन्डिंग दोनों टाइप के सॉलिड में होती है, इसलिए दोनों का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। अच्छा, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमने आपको सीबीएसई के पीवाईक्यू के दिए हैं। इसके आंसर आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में हमारे इस वीडियो में, या फिर आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में इन सब के आंसर बता सकते हैं। इसके आंसर हम आपको पीडीएफ के थ्रू देंगे, लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि आप इस पूरे लेक्चर को ढंग से पढ़ो, उसके बाद आप इस 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर आपको पता भी लग जाएगा कि किस टाइप का आंसर आपको, इसका आंसर लिखना कैसे है। इसका आंसर हम आपके लेक्चर नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे जो हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। हम आपके साथ चलते रहेंगे, आप हमारे साथ चलते रहिए, और घंटी को दबाना ना भूलें क्योंकि उससे ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी।